नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं वो सहायक अध्यापक चित्रकला विषय से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए है। दोस्तों, जो ये प्रश्न पत्र मैं आपके सम्मुख लेके आया हूँ ये मेरे द्वारा स्वयं निर्मित है। इससे आपके या प्रवक्ता या LT के अंतर्गत 5 से 6 प्रश्न इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत आएंगे। आप लिख के ले लीजिए। आप इसे मेरे साथ हल करते हुए चलें और आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। और मैं आपको ये इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन में ये PDF भी डाल दूंगा, और जो WhatsApp ग्रुप के माध्यम से मेरे से जुड़े हैं मैं उनको भी ये प्रोवाइड करा दूंगा। आइए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज का श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ये कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड के अंतर्गत भी पूछा गया है, यूपी के अंतर्गत भी पूछा गया है, या बात करूँ दिल्ली के अंतर्गत या जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं LT या UGC से संबंधित, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया। घायल भैंस का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? पहले नंबर का आपको बताना है। पहला जो क बादा में है या फिर होशंगाबाद के अंतर्गत है, या गौ या सिंहपुर में है, या घ मिर्ज़ापुर के अंतर्गत ये है। आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, जो ये चित्र स्थित है वो आपको देखने को मिलेगा सिंघमपुर में ये स्थित है, ठीक है। और यदि मैं बात करूं, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। औपचारिक संतुलन से भार तथा आकर्षण केंद्र के बीच की दूरी होती है। जो औपचारिक तौर पे यदि हम बात करें, जो संतुलन और भार के बीच का जो आकर्षण का जो केंद्र होता है वो बीच की जो दूरी होती है उस पर कहाँ तक निर्धारित होती है। यदि मैं बात करूं, ये बराबर होती है या भिन्न होती है, ये दोगुनी होती है, लगभग समान होती है। ये आप लोग यदि देखोगे, ये औपचारिक जो संतुलन होता है उसके अंतर्गत जो भार होता है वो जो बीच की दूरी होती है उनके बराबर ही ये स्थित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, खान ए तैमूरिया किस चित्रकार की रचना है? खान ए तैमूरिया किस चित्रकार द्वारा चित्रित की गई है? ये जो चित्रित की गई है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सम्मुख से हैं, 4 ऑप्शन है, उसमें से एक प्रश्न सही होगा। अब्दुल हसन द्वारा बनाया गया है, या दशावंत द्वारा बनाया गया है, या मुराद द्वारा बनाया गया, बिशन दास द्वारा बनाया गया है? ये चित्र आपको बताना है, ठीक है। जो ये चित्र बनाया गया है खान ए तैमूरिया, ये दशावंत द्वारा इसको चित्रित किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, चौथा नंबर का जो प्रश्न है, गुप्तकालीन मेहरौली स्तंभ किस धातु का बना है? अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है, जो नीचे जो 4 ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन, प्रश्न कुछ और लिखना चाह रहा था, ये इसके ऑप्शन लिख दिए। जो गुप्तकालीन मेहरौली स्तंभ किस धातु का बना है, कभी क्वेश्चन आ जाता है तो ये लोहे का स्तंभ है जो अकबर के समय में ये बना था, ठीक है। ये लिखिएगा, ये जो मेहरौली स्तंभ है ये लोहे से बना हुआ स्तंभ है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, किसी भी धातु के धरातल का गुण कहलाते हैं। जो किसी भी धातु होती है उसके जो धरातल का जो बेस होता है वो उसका गुण क्या कहलाया जाता है, ये आपको बताना है। या तो फिर वो कला का क्षेत्र होता है, जो कला, या पोध होता है, या तान होता है, या चित्र होता है। इनमें से कौन सा सही उत्तर है ये आपको चुनना है। यदि किसी वस्तु के धरातल का गुण को देखें तो वो उसके पोत के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है ख नंबर का, ये पोत इसका सही आंसर है, ठीक है। अब छठे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तान को मुख्यतः बांटा गया है। तान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है ये आपको बताना है। 3 भागों में, 4 भागों में, या 8 भागों में, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख से हैं। जो तान को जो बांटा गया है वो 3 भागों में तान को विभाजित किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब 7वें नंबर का जो प्रश्न है, रंग की शुद्धता का परिचय होता है। जो रंग होता है एकदम प्योर रंग की अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो वो किससे निर्धारित होता है? या रंगत से होती है, या मान से होती है, सघनता से होती है, वर्ण से? ये किसके द्वारा हम इसे निरूपित करेंगे कि भैया ये जो रंग की शुद्धता का गुण इस पे निर्धारित होता है? हम रंग की जो गुण की शुद्धता की यदि हम बात करें तो रंगत के आधार पर हम उसकी पहचान करते हैं कि रंग की जो कलर की डेंसिटी पावर कैसी है,
वो जब हम कलर करते हैं क्या वो फीका पड़ता है या सही है, या जिस हिसाब से कलर है उसी हिसाब का उसमें टोन है, ये चीज़ें उसके अंतर्गत देखी जाती है। रंग की शुद्धता का जो परिचय होता है वो रंगत के माध्यम से हमें देखने को प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख से 8वें नंबर का जो प्रश्न है, धूमिल श्याम प्लस सफ़ेद वर्ण सूत्र है। जो धूमिल थोड़ा धुंधले और श्याम मतलब थोड़ा सा जो श्री कृष्ण भगवान का जो कलर होता है थोड़ा नीला सा, और श्वेत हल्का सफ़ेद जो तटस्थ रंग के अकॉर्डिंग होता है। वर्ण सूत्र है ये क्या है, मान का है या सघनता का है या रंगत का है, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे इग्नोर ना कीजिए। दोस्तों यदि आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा हो, इससे संबंधित जानकारियाँ आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जो धूमिल श्याम और सफ़ेद वर्ण की जो मैं बात कर रहा हूँ उसके अंतर्गत ना ही मान आता है ना ही रंगत आती है, ना इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब है इसका जो सूत्र है वो सघनता का है। श्याम धूमिल श्याम सफ़ेद वर्ण का सूत्र जो होता है, जो सूत्र है वो सघनता का सूत्र है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न का से हम आधारित हैं, जिसमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान हो। जिसमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान हो वह कहलाते हैं। देखिए वो क्या कहलाते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। या वो द्वितीय रंग कहलाते हैं, रंगते कहलाते हैं, या समवर्ती वर्ण कहलाए जाते हैं, या मुख्य वर्ण कहलाए जाते हैं, या सघनता। देख लीजिए क्वेश्चन को, समझ लीजिए ये कहना क्या चाहे। इनमें से जो 4 आपके सम्मुख से जो ऑप्शन है उनमें से एक होगा जो ये कहलाया जाता है कि जिसमें एक श्रेणी एक जाति के रंग विद्यमान, एक जैसी रंगों की डेंसिटी पावर, एक सा उसका इफेक्ट, ये किस रंग में विद्यमान होता है ये आपको बताना है। जो ये होता है ये समवर्ती वर्णों के अंतर्गत ये विद्यमान होता है, जिसमें आप देखोगे जो रंग की जो डेंसिटी पावर है उसकी जो श्रेणी है, उसकी जो जिन भागों में उसको विभाजित किया गया है उसके अंतर्गत ये समावेशित होती है, जिसमें हम समवर्ती वर्ण के अंतर्गत हम इसे विभाजित करते हैं। अब अगला नंबर जो 10वें नंबर का जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई दफ़े एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। औरंगजेब द्वारा निर्मित लाल महल कहाँ स्थित है। औरंगजेब द्वारा जब औरंगजेब का जो शासनकाल चल रहा था उस समय उसके द्वारा बहुत से ऐसे स्थापत्य कला को निर्मित किया गया था, साथ ही भवनों का निर्माण किया गया था, और साथ ही यदि मैं बात करूं भव्य महलों का भी निर्माण इसके द्वारा किया गया था। और यदि हम बात करें इनके द्वारा मस्जिदों का भी और इत्यादि चीज़ों का इनका निर्माण किया गया। इनमें से अब बताना है कि औरंगजेब के समय जो लाल महल का निर्माण कहाँ हुआ था। ठीक है, जो औरंगजेब के समय में पेशावर में हुआ था, या दिल्ली में हुआ था, या लाहौर में हुआ था, या आगरा में। जो औरंगजेब का जो लाल महल जो स्थित था वो लाहौर में स्थित था। अब थोड़ी सी मैं आपका प्रकाश डालूंगा, थोड़ा मुगल काल की तरफ बढ़ते हैं। यदि हम बात करें मुगल काल अपने पतन की तरफ किस राजा के या किस शासक के रूप में आगे को बढ़ा, कौन इसका पतन का कारण बना, कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये औरंगजेब ही था जो मुगल काल का पतन का कारण बना। जब मुगल काल की समाप्ति हुई उस समय का जो सम्राट था वो औरंगजेब था। औरंगजेब के समय में ही ब्रिटिशों का आगमन भारत में हो गया था। इनके साथ मिलकर इसने रणनीति रचाई, और जिस प्रकार से अंग्रेजों का एक कॉन्सेप्ट था कि फूट करो और राज करो की जो नीति थी, उसी के कारण जब 16वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जब भारत में हुआ तो उस समय के जो सम्राट या कहें तो वो थे औरंगजेब। ठीक है, अब बात करते हैं 11वें नंबर का जो प्रश्न है, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा नामक चित्र किसकी रचना है। जब युधिष्ठिर स्वर्ग की तरफ जब जा रहे थे अंतिम समय में, जब 5 भाई जब आगे को बढ़ रहे थे उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, ठीक है, तो उस समय का जो दृश्य का जो चित्रांकन किया गया है वो किस चित्रकार द्वारा किया गया है। यदि हम बात करें जो पहले नंबर का है ये रवि शंकर रावल द्वारा किया गया है, या एम एफ हुसैन जी द्वारा किया गया है, या फिर अमृता सेनगिल द्वारा किया गया है, या नंदलाल बोस द्वारा किया गया है। जो युधिष्ठिर की जो स्वर्ग यात्रा का जो चित्रांकन किया गया है वो नंदलाल बोस द्वारा किया गया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। मेहंदी लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? जो मेहंदी लोक कला की बात कर रहे हैं, ये किस राज्य से बिलोंग करती है? ठीक है, ये बिहार से है या उत्तर प्रदेश से है या राजस्थान से है या हरियाणा से? यदि हम मेहंदी लोक कला की यदि हम बात करें तो जो ट्रेडिशन है मेहंदी का, वो राजस्थान से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। ये तो राजस्थान का एक ट्रेडिटरी मार्क है। जिस प्रकार से हमारा उत्तराखंड की जो लोक कला है या कुमाऊं की जो लोक कला अगर हम बात करें तो वेपन है, तो उसी प्रकार से राजस्थान की जो मेहंदी लोक कला के आधार पर उसे मानी जाती है, उससे संबंधित है ये। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का जो प्रश्न है, मृणासन राजकुमारी का चित्र कहाँ चित्रित किया गया था? ठीक है, जो मृणासन राजकुमारी का जो चित्रांकन किया है, जो भव्यता का एक नमूना है, यदि हम बात करें, पहला ऑप्शन आपके सम्मुख से रख रहा हूँ, ये बाग गुफा में या बादामी गुफा में या जनता की गुफाओं में या जोगीमारा की गुफाओं में। यदि मैं बात करूँ जो मृणासन राजकुमारी का जो चित्रांकन जो चित्रित किया गया है, वो अजंता की गुफाओं में चित्रांकन किया गया है कि अजंता की जो गुफाएं हैं सर्वाधिक प्राचीन है। यहाँ पर आपको बुद्ध से संबंधित, बुद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत भव्य जो इमारतें हैं, जो वहाँ का जो गुफा का जो चित्रांकन है, और जो उसकी भित्ति चित्रों की यदि बात करें, पद्मशासन की यदि बात करें, मार विजय की यदि बात करें, ठीक है, इत्यादि चित्रांकन इस गुफा के अंतर्गत हुआ है। यदि हम बात करें जो मृणासन राजकुमारी का जो चित्रांकन किया गया है, ये गुफा नंबर 17 के अंतर्गत ये चित्रांकन है और ये अजंता गुफा में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपके 2011 में पूछा गया था उत्तराखंड के अंतर्गत। ये निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य करता है? जो निफ्ट शैक्षणिक, निफ्ट का मतलब जो निफ्ट से संबंधित जो कोर्स करते हैं जो विद्यार्थी, इसका कार्य क्षेत्र क्या होता है? इसको करने के बाद आप अपना किस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? या ललित कला का प्रशिक्षण इसके अंतर्गत दिया जाता है? नहीं, इसके अंतर्गत ललित कला का प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता, हस्तकला का भी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, और फैशन तकनीक या फिर सेरेमिक, इन दोनों में से जो है ये फैशन तकनीक के अंतर्गत इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका जो केंद्र बिंदु जो धुरी रहती है वो फैशन से संबंधित होती है। ठीक है, अब आते हैं 16 नंबर के प्रश्न है, उत्कीर्ण छायाचित्र को क्या कहते हैं? उत्कीर्ण छायाचित्र को क्या कहते हैं? इनेल या इंटरको, इंट्यूशन, इंटरगैलियो, इनमें से कौन सा उत्कीर्ण छायाचित्र पर चित्रांकन के लिए महत्वपूर्ण है? वो इंटरगैलियो इसका महत्वपूर्ण है। ठीक है, चौथे नंबर का प्रश्न एज ए राइट आंसर। अब बात करते हैं 17 नंबर का प्रश्न, चौक पूर्णा लोक चित्र कहाँ की परंपरा है? ये आपको बताना है। चौक पूर्णिमा ये उत्तर प्रदेश की है या मध्य प्रदेश की है या उत्तराखंड की है या राजस्थान की, ये आपको बताना है। जो चौक पूर्णा लोक चित्र है, जो चित्रांकन कार्य किया जाता है, ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं 18 नंबर का प्रश्न, भारत कला भवन किस शहर में स्थित है? देखिए, भारत कला भवन, ठीक है, ये किस शहर में स्थित है? या वाराणसी में है या भोपाल में है या लखनऊ में है या जयपुर में है, ये आपको बताना है। जो भारत कला भवन है ये वाराणसी में स्थित है। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कला भवन कहाँ स्थित है, वो आपका भोपाल में स्थित है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? यदि आपने मेरी पूर्व की वीडियो देखेंगे तो मैंने रस से संबंधित एक संपूर्ण वीडियो डाली है, उसको देख लीजिएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं या 6 प्रकार के होते हैं या 8 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार। यदि हम रसों की बात करें तो रस 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वें नंबर का जो प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है?
या मुंबई में है, या दिल्ली में है, या अहमदाबाद में है, या पटना में है, ये कहाँ स्थित है? ये जो नेशनल फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है वो हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वें नंबर का प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई दफ़े पूछे जा सकता है, कई दफ़े पूछा भी गया है। सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल ही में ध्वस्त की गई है। भगवान बुद्ध की मूर्ति जो सबसे ऊंची थी इस पृथ्वी में, इसको वर्तमान में ही कहीं ध्वस्त कर दिया था। ये कब किया गया था, किस राज्य, किस प्रदेश में किया गया था, किस देश में किया गया था? ठीक है, यदि हम बात करें, जो ऑप्शन है आपको बताते हैं, काबुल, कुंदल, या बायामियान, या कैसा के अंतर्गत बामियान। ठीक है, यदि हम बात करें जो बुद्ध की जो मूर्ति को जो ध्वस्त किया गया था वो बामियान के अंतर्गत इसको ध्वस्त किया गया था। ये सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति थी जो हाल फिलहाल में ही इसको क्या किया गया था, इसका विध्वंस या ध्वस्त कर इसको गिरा दिया गया था। यह बामियान में स्थित थी, बामियान देश के अंतर्गत स्थित थी। यहाँ जब वहाँ के जो तत्कालीन जो नेता थे मुल्ला मोहम्मद अमर के आदेश के अनुसार इसे वर्ष 2011 में नष्ट कर दिया गया था, पूर्णतः इसको तोड़ दिया गया था। ठीक है, और इसका निर्माण की यदि हम बात करें, जो ये बुद्ध की जो मूर्ति थी ये गांधार शैली से संबंधित है। ये गांधार समय में इस शैली का निर्माण हुआ था, इस बुद्ध मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22वें नंबर का जो प्रश्न है, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? एक चमड़े की बात कर रहे हैं, वो वेद, किस वेद में चमड़े पर अग्नि की देवता की चित्रांकन किया गया है, इसके बारे में बताएं। या अर्थवेद के अंतर्गत किया गया है, या यजुर्वेद के अंतर्गत किया गया है, या सामवेद के अंतर्गत गया है, या ऋग्वेद के अंतर्गत गया। जो वेद पर जो चमड़े पर अग्नि के देवता का जो चित्रांकन की यदि हम बात करें, ये हुआ है आपके ऋग्वेद के अंतर्गत इसका चित्रांकन किया गया है। अब थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं क्या है। यदि हम बात करें ऋग्वेद में चमड़े पर बने जो अग्नि देवता के जो चित्र का हम बात कर रहे हैं, इस चित्र को यज्ञ के समय उल्टाया जाता है और यज्ञ की समाप्ति पर इसे फिर लेटाया दिया जाता है। देखिए, ये वेदी टाइप की होती है, जिसमें यज्ञ होता है तो इसको पलट देते हैं, जब यज्ञ समाप्त हो जाए उसे उलट देते हैं। ठीक है, इसमें भृंग मुनि थे, उनके वंशजों को लकड़ी के काम में दक्षता प्राप्त थी, और वो क्या करते, जो ऋग्वेद थे, ऋग्वेद में यज्ञशालाओं के चारों ओर क्या कहते, चौखटों पर बनी स्त्री देवी देवताओं की आकृतियों का उल्लेख इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, और ये देवी उमा तथा रात्रि का प्रतीक माना जाता है इसको। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में, इसे देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने चित्रकारी की थी? अब बात करें हम, भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने चित्रकारी की थी? अब आपको बताना है भारत के। यदि हम बात करें इनके अंदर का जो दिया, अटल बिहारी वाजपेयी, या पीवी सिंह, या मनमोहन सिंह, या प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह चित्रांकन किया गया है, किसके द्वारा, इनमें से आपको बताना है। यदि हम बात करें इन 4 प्रधानमंत्रियों में से जो पीवी सिंह थे वो चित्रकारी किया करते थे। अगर हम कहें जो भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री पीवी सिंह भी चित्रकार थे, उन्होंने अपनी कलाकारी और एक अच्छे फोटोग्राफर के तौर पे भी उन्हें माना जाता था। उन्होंने जो अपने कैरियर की जो शुरुआत की थी, जो अपने कला के क्षेत्र में उन्होंने फोटोग्राफी से उसकी शुरुआत की थी। उनके विकास यदि उनके विकास की प्रतिक्रिया की यदि बात करें तो जो कैमरा शिकारी के रूप में उनका जीवन की जो शुरुआत हुई थी कला के क्षेत्र में, उससे हुए थे। और बॉक्स कैमरे को चालू करते समय ही वे क्या करते थे, फूलों का दृश्य या जानवरों का या लोगों का दृश्य या भूभाग का दृश्यों का फोटो इत्यादि खींच लिया करते थे। ठीक है, इसलिए उसको चित्रकारी के तौर पर उन्हें माना जाता है। अब बात करते हैं 24वें नंबर का जो प्रश्न है। जो 24वें नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि
भारत के नहीं 24 किसी भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया है? कौन से ऐसे चित्रकार हैं जिन्हें पद्मश्री से क्या किया गया था, नवाजा किया गया था, ये आपको बताना है। यदि मैं बात करूं एम.एफ. हुसैन या रघुवीर रंजन खतियागिरी या जे स्वामीनाथन या वेंकट कप्पा, इनमें से कौन से ऐसे चित्रकार हैं जिनको पद्मश्री से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था? ठीक है। यदि मैं बात करूं जो हैं इसमें सुधीर रंजन खतगिरी, वो वर्ष है 1957 में क्या किया गया था, पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो प्रथम भारतीय चित्रकार थे जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसके बाद एम.एफ. हुसैन जी को 1966 में क्या हुआ था, इस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसके पश्चात पहले तो जो सर्वप्रथम जिनको जो पुरस्कार मिला था जो पद्मश्री, वो सुधीर रंजन जी को मिला था। उसके पश्चात एम.एफ. हुसैन जी को 1966 में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है, वाली लोक चित्रकारी का संबंध है, वाली लोक चित्रकलाकारी का संबंध किस चीज से है, ये आपको बताना है। ठीक है। अब जो जो वाली लोक चित्रकारी का जो संबंध की यदि हम बात करें, पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर से है या महाराष्ट्र से है या गुजरात से है या असम से है, ये आपको बताना है। इसका जो संबंध है ये महाराष्ट्र से है। वाली लोक चित्रकला का जो संबंध है वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, क्योंकि वाली जो चित्रकारी की जाती है महाराष्ट्र की वाली जनजातियों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर आधारित सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण इसके अंतर्गत किया गया है। और इन चित्रों की भित्ति चित्रण का प्रयोग कच्चे दीवारों पर क्या करते थे, रंग रोगन करके सजाने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता था। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है, जो रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है गोवा में है या पुणे में है या मुंबई में है या मद्रास में है, ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना। जो रुचिका आर्ट गैलरी है ये गोवा के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से 27वें नंबर का जो प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी, ये आपको बताना है। 27वें नंबर का जो प्रश्न है, पहली भारतीय महिला चित्रकार के नाम से कौन जाना जाता है, ये आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है इसमें ललिता लाजमी, या सेकंड नंबर की जो है, जो सेकंड नंबर की है अमृता शेरगिल, चौथे नंबर की गौरी भोज, और चौथा नंबर का जो है सुनैनिया देवी। ठीक है, इनमें से कौन है? ये जो सुनैनी देवी है ये क्या थी, भारत की प्रथम महिला चित्रकार थी। इनके बारे में यदि हम बात करें, ये बंगाल के पटचित्र शैली से प्रभावित थी और उन्होंने 1905 में से 1938 तक ये चेत्री के रूप में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी चित्रकला के क्षेत्र में। और इनकी यदि हम बात करें, महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि हम बात करें, प्रसिद्ध कलाविद स्टेल कैमरन ने सुनैनी देवी को भारत की पहली महिला चित्रकार के तौर पर सम्मानित किया गया। ये चित्रेश्वरी का मतलब, चित्री का मतलब है जो चित्रांकन करती है। ठीक है, कुछ आलोचकों का यह भी मानना है इसके अंतर्गत जो कहा गया है, सुनैनी देवी के चित्रों में लोक कला के तत्वों और पात्रों की क्या है, बहुत लंबी आँखें की शैली से जामिनी राय को भी इसने क्या किया, प्रभावित किया। इनके द्वारा इनसे जो प्रभावित हुई, यामिनी राय भी इनसे प्रभावित हुई और 11 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह राजा राजमोहन राय के जो पोते थे रजनी मोहन चटर्जी से इनका विवाह हो गया है। और यदि हम बात करें, ये अरविंद नाथ और गगनेंद्र नाथ और समेंद्र नाथ की क्या थी, बहन थी, क्योंकि ये इसी फैमिली से बिलोंग करती थी। इन्होंने कलकत्ता में भारतीय
नामक एक आर्ट गैलरी की स्थापना की थी, जो स्कूल के तौर पे विख्यात रहा। अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहे जाते हैं, जो कहे जाते हैं कौन है? स्पेन, अमेरिका, भारत या फ्रांस? ये कौन है जो कंप्यूटर कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? ये फ्रांस इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बात करते हैं 29वें नंबर के प्रश्न की। लेजर पेंटिंग में रेजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? IPT या IPT या DPI या LPI? इसके अंतर्गत जो कहा जाता है DPI के अंतर्गत इसको रखा जाता है, ठीक है। अब 30वें नंबर के जो प्रश्न की हम बात करें, अंजलि इला मेन इनमें से किससे संबंधित है? ये जो अंजलि इला मेन थी, ये छापा चित्रण या व्यंग चित्रण में या चित्रकला के अंतर्गत या फिर नृत्य के अंतर्गत, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत इनका क्या था महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र, इनमें से कौन सा था? ये आपको बताना है, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दें। यदि ना आए तो मैं आप लोगों को इसका उत्तर अवश्य दूंगा, ठीक है। अब 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कलमकारी का संबंध है, जो कलमकारी का संबंध किस चीज़ से है? ये आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, या आंध्र प्रदेश से है या उत्तर प्रदेश से या उत्तराखंड से या छत्तीसगढ़ का। जो कलमकारी का जो संबंध है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं 32वें नंबर का प्रश्न। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह है। देखिए, ये पेंटिंग के या स्कल्पचर के क्षेत्र में या फिर ग्राफिक आर्ट के से या सभी, ये नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट मॉडर्न आर्ट है। इसमें जो सभी चीज़ों का संग्रहण इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। जो अगला प्रश्न है, शंकु चौधरी कौन थे? आपको बताना है, ये चित्रकार थे या मूर्तिकार थे या छापा चित्रकार थे, ग्राफिक चित्रकार थे, इनमें से कौन ये थे, ये आपको बताना है। यदि हम बात करें शंकु चौधरी की, तो ये एक मूर्तिकार के तौर पे इन्हें जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने समय के प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक मूर्तिकार रहे, जिन्होंने मूर्तिकला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया और मूर्तिकला को बहुत आगे बढ़ाने में इनका श्रेय माना जाता है। अब बात करते हैं 34वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 34वें नंबर का जो प्रश्न है वो है आपका, भाव कला को क्या देता है? भाव कला को क्या देता है? या लय देता है, या आनंद देता है, या परिवर्तन देता है, या अभिव्यक्ति देता है? यदि हम बात करें तो जो भाव कला को जो देता है वो अभिव्यक्ति प्रदान करता है, ठीक है। अब बात करते हैं 35वें नंबर के प्रश्न। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं? 1, 3, 5 या अनंत? यदि हम बात करें, इसमें जो 3 सतह हमें देखने को प्राप्त होते हैं। कभी कहते हैं कि घन के कितने तल दिखाई देते हैं, तो घन के भी 3 तल हमें दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं 36वें नंबर का प्रश्न। जो 36वें नंबर का जो प्रश्न है वो कहता है, A4 कागज का वास्तविक माप क्या होता है? ठीक है, कई दफे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2011 के प्रश्न पत्र में भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अगर हम बात करें वास्तविक कागज की माप जो होती है A4 की 201 गुणा 297 mm या 297 गुणा 420 mm या 210 गुणा 287 mm या 228 गुणा 287 mm। इनमें से जो होता है, जो A4 कागज़ का होता है 210 गुणा 287 mm इसकी क्या होती है, इसका साइज होता है, ठीक है। यदि हम बात करें A0, देखिए कई प्रकार के कागज़ होते हैं जिसमें A0 कागज़ का अगर हम वास्तविक माप बताएं 841 गुणा 1189 सेंटीमीटर इसका होता है। और A1 कागज़ का जो माप होता है वास्तविक 594 गुणा 841 सेंटीमीटर इसकी माप होती है। और A2 कागज़ का जो वास्तविक माप है 420 गुणा
94 इसकी माप होती हैं। और A3 कागज़ की अगर हम वास्तविक माप की बात करें वो 297 गुणा 420 इसकी सेंटीमीटर होती हैं। और A5 कागज़ जो 148 गुणा 210 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, माप होती है। यदि हम बात करें जो A0 कागज़ सबसे साइज में सबसे बड़ा होता है, और जबकि A5 नेट पैड के लिए यूज किया जाता है। A6 जो कागज़ होता है वो पोस्ट कार्ड के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 38वें नंबर का प्रश्न। जो 38वें नंबर का जो प्रश्न है उस पर हम चर्चा करते हैं। ये कह रहा है रिप्लिका अथवा रिप्लिका का अर्थ होता है, जो रिप्लिका होती है उसका क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। दोस्तों हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए, जो रिप्लिका होती है वो प्रायः इसका अर्थ समझते हैं, ये केवल पुनः उत्पादन के लिए होती है। मूर्ति का प्रतिबिंब होता है, ये सांचे के तौर पर होती है या खाली मूर्ति होती है, ये आपको बताना है। जो रिप्लिका होती है वो क्या होती है, मूर्ति की प्रकृति होती है। देखिए जब इसके बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। रिप्लिका का जो तात्पर्य मूर्ति की प्रकृति से होता है। रिप्लिका का जो प्रयोग होता है संग्रहालयों जैसे जगहों पर बखूबी तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो जहाँ पर बहुत सी मूर्तियाँ जो बगैर नाजुक हालत में होती हैं। देखिए जो हमें जो प्राकृतिक तौर पर जो मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं, हम जब उनको जो म्यूजियम में देखते हैं या कहीं अलग अलग प्रदर्शनियों में देखते हैं तो उसकी रिप्लिका उसकी हूबहू मूर्ति तैयार की जाती है, क्योंकि वो इतने नाजुक होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जाते हैं। तो उनके लिए उनका एक प्रतिबिंब बनाया जाता है जिसे हम रिप्लिका कहते हैं। जो इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो है मूर्ति की प्रकृति हूबहू उस मूर्ति का निर्माण किया जाता है, जो कि एग्जीबिशनों में रखी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 29 नंबर के प्रश्न। टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है, या जल रंग का प्रयोग होता है, या पेस्टल रंग का होता है, या एक्रेलिक कलर को गए तेल रंग का होता है। किस रंग का प्रयोग इसके अंतर्गत होता है ये आपको बताना। यदि मैं बात करूं टेम्परा तकनीक की तो उसके अंतर्गत किन रंगों का प्रयोग होता है। पहला है आपका, मैंने बताया था ना, जल रंग, पेस्टल रंग, या एक्रेलिक कलर, या तेल रंग। इसके अंतर्गत जो होता है आपके एक्रेलिक कलर का इसके अंतर्गत प्रयोग होता है। चित्र बनाते समय रंगों में तेल और जली द्रव तथा मोम के पदार्थों का मिश्रण से युक्त द्रव माध्यम में इसका क्या होता है, का प्रयोग टेम्परा कहलाया जाता है। देखिए यदि हम जब चित्र बनाते हैं समय, या हम तेल रंग की बात करें, या जल रंग की बात करें, या द्रव रंग की बात करें, या बात करें हम पेस्टल कलर की बात करें, इनके मिश्रण से युक्त द्रव का प्रयोग हमेशा टेम्परा तकनीक के लिए किया जाता है, जिसे हम टेम्परा तकनीक कहा जाता है। अर्थात तकनीक में एक्रेलिक रंग का भी प्रयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, अगर टेम्परा का जो हम बात करें, टेम्परा का माध्यम अंडे का संपूर्ण भाग में ल्यूमिनस अर्थात सफेदी, जिसे हम जर्दी कहते हैं, सफेद अंडे का वह भाग होता है और गोंद, ग्लिसरीन और अलसी के तेल से भी इस के प्रकार का निर्माण किया जाता है, इस प्रकार के रंग का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था, यूनान के, जापान के, चीन के, या भारत के। जो स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया था वो क्या था, यूनान के चित्रकारों द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसका विकास यूनान में हुआ था। और 3 मई किस चित्रकार की रचना है, या गोगा की, या पिकासो की, या माने के, या कुबे की। इसका जो चित्रकार हैं ये मोने को इसका चित्रकार माना जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 42वें नंबर का। कामसूत्र की उस टीका के जिसमें षष्टांग का वर्णन है के टीकाकार थे। आप कौन थे कामसूत्र की टीका के रचनाकार, या बात करनी है। यशोधर पंडित, या यश राज पंडित, या पंडित दीनानाथ, या पंडित जयराज। इनमें से कौन है कामसूत्र की टीका के षष्टांग का वर्णन जिनके द्वारा किया गया था, यशोधर पंडित द्वारा इसका वर्णन किया गया था। अब बात करते हैं 43 नंबर का जो प्रश्न है। अमर तत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहा जाता है, या रोम की कला को कहा जाता है, या इटली के कला को कहा जाता है, भारत की, या मिस्र की।
जो अमृत तत्व की जो कला है वो मिस्र की देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है, अजंता मानी जाती है या महाबलीपुरम माना जाता है या सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है या खजुराहो मानी जाती है। जो भारतीय चित्रकला की यदि हम बात करें, जो सबसे प्राचीन जो केंद्र है वो सिंधु घाटी सभ्यता, यहीं से हमें चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत हमें मिट्टी के बर्तनों पर कलाकृति देखने को मिली। यहाँ की जो घर है, यहाँ भवन निर्माण थे, यहाँ का जो इत्यादि क्षेत्र जो थे, यहाँ का जो स्नानागार थे, यहाँ का जो पटचित्र थे, जो यहाँ की भित्ति चित्र जो हमें दीवारों में जो चित्रांकन जो मिली, गंगा में यदि हम बात करें जो मोहरों में जो चित्र उत्कीर्ण किए गए थे, इस कारणों से हम भारतीय चित्रकला का जो सबसे प्राचीन केंद्र सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। अब 45वें नंबर का जो प्रश्न है, गीत गोविंद और कल्पसूत्र की धर्म की सचित्र रचना है, यह बौद्ध धर्म से है या जैन धर्म से है या हिंदू धर्म से है या वैष्णव धर्म से है, ये आपको बताना है। यदि हम बात करें जो गीत गोविंद और कल्पसूत्र की जो धर्म की जो सचित्र रचना है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 46वां नंबर का जो प्रश्न है, पल्ली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है, मुगल शैली की है या पहाड़ी शैली की है या अभ्रंश शैली की है या राजस्थानी शैली की। यदि हम पल्ली आंख के बारे में यदि बात करें, यदि आपने 11th की किताब पढ़ी हो तो उसमें ये पल्ली आंख का संपूर्ण चित्रांकन उसके विस्तार पूर्वक उसमें समझाया गया है। ये अभ्रंश शैली के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं मुगल काल का स्वर्ण युग था। अब मुगल काल का सबसे स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। मुगल काल का स्वर्ण युग किस शासक के समय को कहा जाता है, या अकबर के समय को कहा जाता है, बाबर के समय को कहा जाता है, जहांगीर के समय को कहा जाता है, शाहजहाँ के समय को कहा जाता है। यदि हम मुगल काल के स्वर्ण काल को यदि बात करें, शाहजहाँ के समय को कहा जाता है, जहाँ पर आपको बखूबी तरीके से स्वर्ण काल की एक परिभाषा देखने को मिलती है, क्योंकि स्थापत्य कला को अर्श से फर्श तक पहुंचाने का जो श्रेय दिया गया वो शाहजहाँ के समय में प्राप्त हुआ। यदि हम मुगल काल का स्वर्ण काल किस शासक को कहा जाता है तो वो जहांगीर के समय को भी मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर के समय में भी चित्रकला अपने संपूर्ण स्वभाव में पहुंची थी। अब बात करते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाता है गुप्त काल का स्वर्ण युग मुगल काल के किस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, वो गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, ठीक है। एक तरफ मुगल काल है, एक तरफ दूसरा गुप्त काल को भी स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में स्थित है, या इलाहाबाद के संग्रहालय में, सतरंजंग संग्रहालय में है, या भारतीय कला भवन वाराणसी में स्थित है, या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। जो जहांगीरकालीन जो भारतीय सुंदरी का जो चित्रांकन जो उपस्थित है वो भारतीय कला भवन वाराणसी के अंतर्गत इसको सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है, या राजस्थानी शैली में हुआ है, या राजस्थानी शैली में हुआ है, या जैन शैली में, या पहाड़ी शैली में, आपको बताना है। यदि हम नारी की संपूर्ण चित्रांकन की बात करें, भाव विभोरता की बात करें, तो पहाड़ी शैली ऐसा पहला केंद्र बना जहाँ पर नारी का चित्रांकन को समावेशित किया गया है। यह पहले जो नारी चित्रांकन का जो कार्य प्रारंभ हुआ वो पहाड़ी शैली से प्रारंभ हुआ, ठीक है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो आपके सामने जल्दी ही लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।